₹900 महीने में नौकरी करना तो मेरी ज़िंदगी क्या हो सकता है। सुबह उठना और टाइम पे जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचना, नहीं पहुँचेंगे तो कल ही काम पे से निकाल देंगे, ये डर था। 7 बजे सुबह में उठ के 8 बजे तक शॉप पे पहुँच जाना और शॉप को ओपन करना, रात को 10 से 11 बजे तक काम करना, फिर घर पे जाना, खुद खाना बनाना, फिर खाना, खुद कपड़ा धोना, खुद रहना। अब ₹900 में आप क्या ही कर सकते कि रिमोट से बिहार नहीं चलना जो नीतीश जी चला रहे। हम बिहार की जो ज़रूरत है उसके लिए हम सरकार चलाएंगे। आज गुजरात के लोगों का पर व्यक्ति आय इनकम जो सालाना जो है वो 3 लाख है और बिहार में सिर्फ 60,000। संघर्ष करके 4 विधायक बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री को बनाए, उस मल्ला के बेटा को विधायक को खरीद लिया, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया। तेजस्वी तेज प्रताप यादव के बीच में लड़ाई चल रही है। राघोपुर महुआ में दीवार फिल्म की शूटिंग हो रही है। अगर लालू जी ने कुछ निर्णय लिया घर से बाहर निकालने का तो सोच के लिए है। गंदे पानी में उतरे राहुल जी, अब तकलीफ बीजेपी वाले को हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कैंपेन करते हैं, वो कहते हैं अप्पू पप्पू टप्पू यहाँ जो है महागठबंधन का हिस्सा है, शायद अखिलेश, राहुल गांधी। आप बताइए कि इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी उनको ये भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इस तरीके से भाषण देने की आवश्यकता है। तो एक तरफ तो इतनी हमदर्दी जताई जा रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वो बिल्कुल फेलियर हैं। भाई उनके साथ गेम हो रहा ना, जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ गेम हुआ। हमें अगर पहले पता चल जाए 2 घंटा पहले कि ये चुनाव लड़ेंगे और ये हार जाएंगे तो ऐसे उनको हम टिकट नहीं देंगे। तो हम जीत के लिए सारे काम किए हैं, संघर्ष की वजह से मैं आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और बिहार से खास चुनावी कवरेज जारी है, जहां आज बात एक खास शख्सियत के साथ जो बिहार चुनावों में जाहिर सी बात है सुर्खियों पर है, क्योंकि अगर विपक्षी महागठबंधन को जीत हासिल होती है, टाइट कॉन्टेस्ट है, तो ये आगे चलकर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये इस बात की घोषणा की गई थी। हमारे साथ मुकेश साहनी जी हैं जो कि विकासशील इंसान पार्टी के फाउंडर हैं और पिछली दफ़ा जब तेजस्वी यादव जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे तो उस कैबिनेट में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री का भार भी आपने संभाला था 17 महीनों के लिए। मुकेश जी, ये जो भावी से मौजूदा उप मुख्यमंत्री बनने का सफ़र है, ये इस वक्त आसान लग रहा है या काफ़ी मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखिए, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा उपलब्धि है कि मैंने पिछले 11 साल से जो मैंने संघर्ष किया है, आज उस संघर्ष की बदौलत ही है कि मैं एक राज्य में 13 करोड़ की आबादी जहाँ हो उस राज्य को मैं लीड कर रहा हूँ। एक एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं हूँ और हमारे सहयोगी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी के सहयोग से ये हुआ है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये हमारा संघर्ष का ही के वजह से हुआ है रहा कि आगे भी हमें संघर्ष करना है। और बिहार में बिहार के लोगों ने, बिहार की युवा माता बहन सभी लोगों ने मन बनाया है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाना है, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है, पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है और बिहार हो या देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। आज देश के बड़ा हिस्सा 5 किलो चावल राशन के लिए लाइन लगा दिए हैं। आज हमारे देश के युवा जो है, मोदी जी खुद आके कह रहे हैं कि आप रील बनाओ। आज हमारे देश के युवा जो है 5 से 6 घंटा मोबाइल पे हैं। तो ऐसे जगह पे जो युवा सपना देखा था कि मोदी जी ने उनको सपना दिखाया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, और उस समय में 20 साल का था या 18 साल का था या 24 साल का जो युवा था, आज वो 24 साल वाला युवा जो है आज 35 साल का हो चुका है और निराशा ही हासिल हुआ है। तो इन सब के मन में है कि बिहार में बदलाव लाना है। ऐसे तो बड़े मार्जिन के साथ 200 प्लस सीट के साथ हम लोग चुनाव जीत के आते हैं, लेकिन लास्ट में मोदी जी, नीतीश जी ने राज्य की जनता के साथ छल करने का एक स्पेशल षड्यंत्र कह सकते हैं कि रचा गया, जो एंड टाइम पे वोटर को लुभाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया उनके खाता में दे दिया गया। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया। और जबकि ये सब हमारे संकल्प थे, ये भी महागठबंधन का संकल्प था कि वृद्धा पेंशन जो है बढ़ा के 1500 करना है, 200 यूनिट बिजली फ्री करना है
अब माँ बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया हर महीना हम खाता में माता बहन को देंगे, क्योंकि महंगाई से लड़ना माता बहन को है, तो उसको हम 2,500 रुपया देंगे। इनको देखते हुए उन्होंने देखा कि लोग हमसे कनेक्ट हो गए, हमारे साथ आ रहे हैं, सरकार हमारे 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बनाएंगे। ऐसे जगह पे मोदी जी ने भारत सरकार से लोन लिया गया, बिहार सरकार ने लोन लिया, और ये लोन के जरिए जीविका दीदी के जरिए 10-10 हज़ार रुपया बांटने का काम किया। तो आपको लग रहा है ये जो है आप लोगों के लिए नेगेटिव है कि आप लोगों की गोल को जो है इसने मुश्किल कर दिया है? हम जहाँ जा रहे हैं असर दिख रहा है, महिलाएं बोल रही हैं कि रुपए मिला है, नीतीश जी के साथ हैं। हाँ, थोड़ा सा असर जरूर हम भी मानते हैं कि उन्होंने इस तरीके से जो सिचुएशन बनाया है उसमें 10-20 सीट का हम कह सकते हैं कि नुकसान हो सकता है। जहाँ 200 प्लस सीट था वहाँ 200 नहीं होगा, 150 प्लस सीट होगा। ये बिहार इलेक्शन में ऐसे भी जो है मार्जिन ऑफ विक्ट्री कम होती है और काफी टाइट इलेक्शंस होते हैं। इस बार जब हम वोटर अधिकार यात्रा से पहले, वोट चोरी से पहले, ये बायोस्कोप से अगर जैसे हम चांद को देखते हैं ना, वैसे एनडीए दिखता था। इतना दूरी, मतलब बिहार में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने पहला तो उन्होंने एक कदम उठाया कि कैसे हम महागठबंधन का सपोर्टर वोटर को कैसे हम चुनाव से बाहर करें, फ्रेम से बाहर करें, उस पर उन्होंने काम किया और बहुत हद तक वो सफल भी हुए, असफल भी हुए। असफल के लिए राहुल गांधी जी पूरे गांव-गांव में बिहार में घूम घूम के आज महागठबंधन के तमाम लीडर ने खड़ा होकर उसको असफल किए, लेकिन कुछ कुछ वो सफल भी हुए। बहुत ऐसी जगह वोट उन्होंने काटा, बहुत ऐसी जगह हम लोगों ने फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर के जरिए अप्लाई करा के नए वोटर हमने बना दिया। आज भी अगर आप रिपोर्टिंग हुआ है बहुत ऐसे बूथ पे, अगर वह रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे बूथ पर आप देखिएगा गरीब, पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्ग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, और वो बूथ पर जाके मायूस हुआ, वो अपना वोट नहीं गिरा पाया। लोकतंत्र में बताइए ये सबसे बड़ा कह सकते कि उनके साथ धोखा हुआ है कि वो इस राज्य का नागरिक रहने के बावजूद भी, इस राज्य का मालिक रहने के बावजूद भी वो इस सरकार को चुनने से वो बाहर रह गए। तो इसके लिए चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और मोदी जी को भी चुनाव जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि आखिर आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन जो पहले चरण का मतदान हुआ है और उसमें मतदान प्रतिशत को अगर हम देखें जो 61-62% के ऊपर गया है, वो बिहार के प्रीवियस रिकॉर्ड्स के मुकाबले हाई नजर आ रहा है। आमतौर पर बिहार पे हाई वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए इसको, ये देखिए क्या है कि 8% वोट कटा। तो पहले जो था वो वोटर ज़्यादा हुआ करता था, पोलिंग कम हुआ करता था, इसलिए आपको 54, 56, 58% दिखता था। लेकिन अभी 8% जो वोट आप मान लीजिए कि डेथ हो गए या कुछ किसी कारण नहीं रह रहा राज्य में, उनको आप नाम को काटे हैं, तो वो काटने के कारण आप देखिएगा तो ये वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। और 64-65% जो है वो डे 1 से हम लोगों का अंदाजा था कि अगर पुराने ट्रैक अगर तहत कीजिएगा तो उतना ही परसेंटेज होगा। आप नंबर देखिएगा ना तो वही नंबर आपको दिखेगा। नंबर जो संख्या दिखेगा वही दिखेगा, लेकिन ये परसेंटेज बढ़ गया क्योंकि वोटर ही कम है। पहले 2.5 लाख वोटर होता था, वहाँ 2.25 लाख वोटर हो गया। तो आमतौर पर जो हम जिसे कहते थे गणित मानते हैं कि अगर हाई वोटिंग टर्नआउट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हाईलाइट करता है, शायद विपक्ष के लिए फायदेमंद हो, आप उसको वैसे नहीं देख रहे। अभी इस बार इसको इस तरीके से देखना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगा। अभी ये जो चुनाव है, बिहार का जो चुनाव है, ये आपको गुना भाग समझाने से बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे नई चीजें हुए हैं, ठीक है। और नई चीज होने के कारण जो है ना अभी आप नहीं समझ सकते, क्योंकि 20 साल से सरकार है, सरकार को उखाड़ फेंको, इसके लिए युवा ने वोट किया। 10,000 रुपया उन्होंने दिया जिसके कारण वोट हुआ है। उसके अलावा वोटर जो बहुत सारा लोगों को काट दिया, वो किसके फेवर में गया, किसके फेवर में नहीं गया, इसके ऊपर भी लंबा रिसर्च करना पड़ेगा। तो इस बार जो है बड़े बड़े पंडित जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों की वैसे हार की वजहों की सूची आपने तैयार कर रखी है, लंबी लग रही है, थोड़ा थोड़ा हथियार डालने लगे हैं क्या आप चुनाव में? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप इन सबको ऑलरेडी फैक्टर्स बोल रहे हैं कि इन फैक्टर्स का असर पड़ा है, वोट कट गए हैं, 10,000 का असर हो गया है। तो हमने तो ये भी कहा कि मोदी जी को, नीतीश जी को हटाने के लिए यूथ ने वोट किया। यूथ से बड़ा कौन होता है? पूरा यूथ अक्रॉस कास्ट आपको लग रहा है आज तेजस्वी के पीछे है? जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं वो अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मैं उनके समझदारी पे मैं हूँ भाई। जब आपने 2014 में मोदी जी ने इतना बड़ा सपना दिखाया, क्या पूरा हुआ? क्या राज्य में नीतीश कुमार क्या वो मेंटली फिट है? क्या नहीं फिट है? तो फिर कैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या ये वोट लेने के लिए एंड टाइम पे आप पैसा दीजिएगा, ये राज्य क्या हित की बात है? हम लोग गांव गांव में जाके गरीब पिछड़ा समाज को हमेशा सिखाए बताए हैं कि देखो
अपनी ज़िंदगी में तरक्की लाना ना तो दो काम आपको पहले करना है। एक काम वो करना है जो एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, ताकि समाज शिक्षित होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा। इसके लिए बच्चे को एजुकेशन दीजिए। और दूसरा, अपने वोट को मत बेचिए। अगर वोट को बेचते रहिएगा तो खरीदार खरीदते रहेगा और आपके बच्चे के बारे में, आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो पावर में रहेगा। तो अपने वोट को मत बेचिए। तो हम इन लोगों को समझा के, और बहुत हद तक आप गांव गरीब लोग जो है वो समझने लगा कि हम अपने वोट को नहीं बेचेंगे। और जब जो काम अनलीगल था, वोट खरीदना और बेचना, ये अनलीगल था, अब वही काम अनलीगल काम लीगल तरीके से मोदी जी कर रहे हैं। 5 किलो चावल दे के, 10,000 रुपया घर घर पहुंचा के, और देश के जनता का पैसा है और वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। तो उनके पास केंद्रीय फाइनेंस है, और आज हमने देखा भी कि किस तरीके से पूरे अखबारों में फ्रंट पेज एड्स, विज्ञापन छाए हुए हैं मोदी जी के, नीतीश कुमार के। चुनाव आयोग को ये शायद नहीं नजर आ रहे हैं। बताइए, 20-20 हेलीकॉप्टर, इतने बड़े स्टार प्रचारक का फौज, पूरे बिहार स्टार, फिल्मी स्टार को उतार देना, सिंगर को उतार देना, इतना पैसा खर्च करना, उसके बावजूद भी आज भी उनको विज्ञापन देना पड़ रहा है। भाई, जनता पे भी कुछ तो भरोसा कीजिए, जनता को भी तो कुछ तो सोचने दीजिए। आपने इतना प्रचार कर ही लिया है, भारत सरकार चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुकूल आपने कर लिया है, और चुनाव आयोग कहता है कि भाई वोटिंग करने से पहले 36 घंटा पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ कन्विंसिंग होना चाहिए। और कम से कम जनता पे इतना तो भरोसा कीजिए। जनता को आपने इतना कन्विंस किया, उसको वोट गिराने तो दीजिए। आप वहां पे भी उनको कंफ्यूज करें, क्योंकि बिकॉज आपके पास पैसा है, चंदा दो धंधा लो, वो स्कीम के तहत आपके पास अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपति है, आप वहाँ पे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो और हमारे पास पैसा नहीं है। आज हम लोग 2 हेलीकॉप्टर 3 हेलीकॉप्टर से पूरा बिहार का प्रचार कर रहे हैं, और उनके पास देखिएगा लाइन लगा के देखिएगा कि मतलब। तो आप कह रहे हैं बहुत डिस्प्रपोर्शनेट है। लेकिन मुकेश जी, मैं वापस से राजनीति और जातीय समीकरण पर बात करने के पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जब इस बात की घोषणा हुई कि आप डिप्टी सीएम फेस होंगे, ये आपके लिए ये मोमेंट क्या सिग्निफाई करता है? एक मछुआरे का बेटा मुंबई में 900 रुपए की नौकरी कर रहा था। थोड़ा आप अपने निजी जिंदगी के सफर और संघर्ष के बारे में बताएं कि यहाँ तक आना ये आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए, मैं तो ये काम कर ही रहा हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैं कभी हार नहीं माना। मैंने कभी जो सपना नहीं देखा वो सपना को मैंने हमेशा साकार किया है। हाँ, लेकिन मेरे समाज के लोग, मेरे चाहने वाले, मेरे जितने भी लोग हैं, उनके मैं बहुत खुशी प्राप्त हुआ। उनके लिए मतलब अब कह सकते कि पारस मिल जाना, सिर्फ नाम घोषणा होने का मतलब हो गया कि उनको पारस मिल जाना। कि वो लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि मेरा एक इस बिहार राज्य में एक मछुआरा समुदाय से एक निषाद का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बन सकते, वो कभी कल्पना नहीं किए थे। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं कभी हार नहीं माना। मैं जो काम असंभव होता वो संभव कर दिखाया। मैं गांव से निकल के गांव से निकल के गरीब परिवार से निकल के मुंबई जैसे शहर गया, वहाँ 900 रुपया महीने पे नौकरी करके मैं वहाँ पे एक झंडा मैं कह सकता हूँ गाड़ा मैंने। और वहाँ से फिर लौट कर मैं बिहार में मैं जब देखा अपने समुदाय के लिए आंदोलन करते करते, लड़ाई लड़ते लड़ते हमने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करके, और आज इस बिहार में एक फैक्टर बन चुका है ये पॉलिटिकल पार्टी। तो मेरे लिए कोई ये नहीं है, मेरा संघर्ष की वजह से मैं आज इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। और आने वाला समय में भी ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, और आने वाला समय में जो लोग कल्पना नहीं कर सकता वो जो मैं करके दिखाऊँगा। रहा कि समाज में काफ़ी जोश आया है, खरोश आया है। आज वो मन लगा के, तन मन धन लगा के, और वो मेहनत कर रहे बूथ पर, तो अपने पंचायत में कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, और उनके घर में जितने भी समस्या है, तकलीफ़ें हैं, वो मानते हैं कि ये होने के बाद हमारा दूर होगा। और ऑफकोर्स हर राज्य में जहाँ जिनके लोग पहुँचते हैं, पावर में आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए इंसाफ होता है। आज राज्य में 3.25 लाख करोड़ का खजाना हर साल बजट बनता है, लेकिन मछुआरा के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जब हम मंत्री बने तो हमने अपने विभाग का बजट डबल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि इनके लिए हम ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे थी सत्ता में आने के पहले? हम सत्ता में है ही नहीं। मतलब जब पहले आप मिनिस्टर भी थे, राजनीति में सक्रिय रूप होने के पहले? समय समय का बात रहा। 900 रुपया महीने में नौकरी करना तो मेरी जिंदगी क्या हो सकता है। सुबह उठना और टाइम पे जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचना, नहीं पहुँचेंगे तो कल ही काम पे से निकाल देंगे, ये डर था। 7 बजे सुबह में उठ के 8 बजे तक शॉप पे पहुँच जाना, और शॉप को ओपन करना, रात को 10 से 11 बजे तक काम करना, फिर घर पे जाना, खुद खाना बनाना, फिर खाना।
खुद कपड़ा धोना, खुद रहना। अब 900 रुपये में आप क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव हुआ, मेहनत किए, मजदूरी करके आगे बढ़े और जब अच्छे काम करने लगे, हज़ारों लोग हमारे पास काम करने लगे, धीरे धीरे बहुत सारे काम मूवी में काम करने लगे, तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल बदलते गया। महंगे गाड़ी में घूमना, महंगे घर में रहना, अच्छे तरीके से रहना, जो चीज़ बड़े लोग करते वो काम हम भी करते थे, तो फिर वो लाइफस्टाइल अलग बदल गया। फिर बिहार में जब आए हैं तो फिर यहाँ का लाइफस्टाइल है कि भाई अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ाई में कोई आराम नहीं होता है। काफी भावुक हो गए थे आप जब आपके नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद जो अपील आपने किया था उसमें काफी भावुक नजर आ रहे थे। नहीं, ये तो चीज़ें पहले से डिसाइड था, क्योंकि बिहार में एक हमको चाहने वाले बड़े तबके के लोग हैं, 11% हमारा वोट है, और ये पहले था कि सरकार हम बनाते हैं तो सरकार में हमारा भागीदारी क्या है, और भागीदारी सुनिश्चित हुआ कि एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट आप रहेंगे, और सरकार सबके सहयोग से चलेगा, पूरे बिहार की जनता के सहयोग से चलेगा। हम लोग कोई दिल्ली में बैठे मोदी जी के रिमोट से बिहार नहीं चलना है जो नीतीश जी चला रहे। हम बिहार की जो ज़रूरत है उसके लिए हम सरकार चलाएंगे। आज नीतीश जी, मोदी जी चाहते हैं कि बिहार के युवा जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ पे लेबर बन के आए, और हमारा यही लड़ाई है कि अब बिहार के युवा जो है 12,000 15,000 के तनख्वाह के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी नहीं करेंगे। 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए सिर्फ 2 पशु को अगर वो पालेंगे ना तो 12-15 हज़ार रुपया महीने का वो कमा लेंगे घर बैठे बैठे। सिर्फ 2 पशु पालना है, तो वो आने वाला समय में उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और बड़े हद तक जो आप आज जो दिख रहा है अच्छे काम के लिए, अच्छे पोजीशन के लिए देश में हमारे लोग जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, लेकिन एक मजबूरी में हम नहीं चाहेंगे कि हमारे लोग मजबूरी में जाए। आज महाराष्ट्र से तो मजबूरी में कोई नहीं आ रहा है, बिहार, गुजरात से तो कोई नहीं आ रहा है मजबूरी में। हाँ, अगर बड़े व्यवसाय करना है तो आएंगे, लेकिन मजबूरी में नहीं आ रहे। तो हमारा यही सोच होगा कि ये 5 साल में ये मजबूरी में हमारे लोग अगर बाहर जा रहे हैं, अगर 1 करोड़ का अगर नंबर है तो 1 करोड़ को घटा के हमको ये 50 लाख कैसे करना है, वो 5 साल में हम वो करेंगे। ये हमारा विजन है। आप लोगों ने अपने विजन में जॉब्स, पलायन, इन सबको निश्चित रूप से केंद्रीय मुद्दा जरूर बनाया है, लेकिन जो बिहार की एक हकीकत है कि चाहे युवा कुछ भी बोल ले, जब हम आज जाकर उनसे बात करते हैं, बूथ पर जाते जाते लोगों पर जातीय समीकरण हावी हो जाते हैं, और जातीय समीकरणों के आधार पर टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही रहे हैं। 3 से 4% का जो वोट बैंक है या वोट है, वो इन चुनावों के नतीजों को स्विंग कर सकता है। तो उसमें बहुत जरूरी तौर पर फैक्टर देखा जा रहा है, मल्हा ताती तत्वा कम्युनिटी है। क्या ये वोट ट्रांसफर हो रहा है आप लोगों को? क्या ये पूरा का पूरा वोट बैंक जो है ये आप लोगों के साथ खड़ा है? देखिए, जो आप समीकरण की बात करें तो ये हमारे फेवर में भी है, उनके भी फेवर में है, और उनसे बेहतर फेवर में हम हैं। अगर समीकरण की बात कीजिएगा, हम 85% हैं। रहा कि इसमें जो आपने कहा कि वोट करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात सही है कि हमारे लोग जो है को सपना दिखाया जाता है, और सपना देखते देखते वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वोट डालने के समय में वो अपना हित नहीं देखते हैं, अगला ने इतना बार वादा किया वो पूरा किए कि नहीं किए वो नहीं ध्यान देते हैं, वो वोट कर देते हैं भावना में बहकर। वो और वो धर्म के नाम पे है, वो एक वर्ग जिनके कंधे पे जवाबदेही है, पढ़े लिखे वर्ग, वो भी कहीं ना कहीं अंधभक्ति में चला जाता है। जबकि उनको ये देश आगे बढ़े, इनके लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। आप उनसे क्या उम्मीद कीजिएगा जो सुबह में जाता है काम पे, दिन भर काम करता है, 400-800 रुपया कमा के आता है, घर परिवार को चलाने में वो व्यस्त रहते, परेशान रहते, उनसे आप क्या ही उम्मीद कीजिएगा। लेकिन उम्मीद तो उससे आपको करना है जो पढ़े लिखे लोग हैं। आज वो पढ़े लिखे वो लोग जो है वो ज़्यादातर आज मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं, जबकि उनको हकीकत को समझना चाहिए कि बिहार में 20 साल में नीतीश जी कहाँ तक हमको पहुँचाए हैं। आज गुजरात के लोगों का पर व्यक्ति आय इनकम जो सालाना जो है वो 3 लाख है, और बिहार में सिर्फ 60,000 है। क्यों? आज से 30 साल पहले क्या बिहार और गुजरात में इतना बड़ा अंतर था? 5 गुना? अगर नहीं है तो अभी इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? या 2005 में जब नीतीश कुमार जी जब बिहार का भागदौड़ लिए, उस समय में गुजरात का पर व्यक्ति आय क्या था और आज क्या है? क्या उस रेशो में हम आगे बढ़ रहे हैं? अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी जो है फेलियर है। उस पॉलिसी में बदलाव लाने की आवश्यकता है, और 20 साल में अगर कोई पॉलिसी अगर बदलाव नहीं ला पाया है
तो ऐसे व्यक्ति को फिर से मौका देना चाहिए। वो व्यक्ति जो असफल है, अभी अस्वस्थ है, एक असफल भी कह सकते हैं, अस्वस्थ भी कह सकते हैं, तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या अपनाना चाहिए भाई? 13 करोड़ जनता का भविष्य उनके हाथ में देना चाहिए। मैं इस पर एक सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या आपको लग रहा है जो मल्हा ताती तत्वा कम्युनिटी है, इनका वोट बैंक का ट्रांसफर हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल 100% हो रहा है। नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है, कोई रीजन नहीं आज है। मल्ला का बेटा अगर मल्ला को अगर वोट नहीं करेगा, मोदी जी क्या ही दे दिए हैं। मोदी जी ने तो हमारे कितने जख्म दिए हैं हमारे लोगों को पता है। एक मल्ला का बेटा संघर्ष करके 4 विधायक बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री को बनाए, उस मल्ला के बेटा को विधायक को खरीद लिया, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, रोड पे ला दिया। जिस समाज को रिजर्वेशन देने के लिए आपने 2 बार वादा किया, चाहे 2014 हो या 2015 हो या 2020, आपने वादा पूरा नहीं किया। उस व्यक्ति को आप यूं ही रोड पे छोड़ दिए कि उसका बच्चा जो ऐसे रह रहा है तो ऐसे रहे, बेगर रोजगार, नौकरी का, बेगर रोजगार का, यूं रहे, मछली मारते रहे। अगर वो छोड़ दिए तो फिर क्यों ही उनको वोट करेंगे भाई? राहुल गांधी जाकर जब तैरते हैं मछुआरों के साथ में, तो कुछ मरहम लगता है समुदाय को? निश्चित तौर पे बहुत खुशी प्राप्त होता है कि देश के इतने बड़े नेता और इतने गंदे पानी में उतर जाना, जाल को खींचना, वो अपने आप को बताना कि मैं कितना इस समाज से प्यार करता हूँ, कितना इस समाज से लगाव रखता हूँ, कितना मैं इस समाज से कनेक्ट होना चाहता हूँ। और यही करने के बाद देखिए बीजेपी वाले को पेट में दर्द हुआ, गंदे पानी में उतरे राहुल जी, और तकलीफ बीजेपी वाले को हो रहा है। अरे भाई, आपको नहीं उतरना है तो मत उतरिए। आप ये व्यवसाय को गलत मानते हैं, ही दृष्टिकोण से देखते तो देखिए, बट अगर कोई अब अच्छे व्यक्ति और इस व्यवसाय को अगर अच्छे नजरिया से देख रहा है तो उनके ऊपर आपका कटाक्ष क्यों है? एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा अगर राज्य में डिप्टी सीएम का चेहरा घोषणा हुआ तो आपको तकलीफ किस बात का है? एक नैरेटिव सेट किया कि 18% वाला अल्पसंख्यक वो दरी बिछाएगा। एक एक्चुअली पर्चियां भी बटी हैं यहाँ के पटना के सोसाइटीज में। पर्चियां बटी हैं घर घर में, मुस्लिम हाउसेस में। आप बताइए, फूट डालो, राज करो, ये अंग्रेज वाला ही पॉलिसी है ना भाई। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मेरा जागीर नहीं है, एक सहूलियत है उस पद पे जाके हमको काम करना। और ये पद यूं ही ये राजा का बेटा राजा बनेगा, वो विरासत, ये ट्रांसफर होने वाला चीज नहीं है। इसके लिए मैंने 11 साल खून पसीना बहा के तपस्या करके मेहनत किया, संघर्ष किया, इस बदौलत मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। लेकिन जो परंपरागत वोट बैंक रही है आरजेडी के लिए, जिसमें मुस्लिम यादव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इस बार आरजेडी ने वो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, भूमिहारों को भी टिकट दिया है, तो वो आपको लगता है कि जिसका फायदा उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव को हुआ था लोकसभा आपके चुनावों के दौरान में, क्या इस तरह का फायदा होगा या ये बैकलैश हो सकता है इसका? देखिए, इसको आप लोग बांटने का राजनीति भले कीजिए, बांटने की बात कीजिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारा हमेशा मानना है, हमारी गठबंधन A to Z को सम्मान देने के लिए है। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग दे रहे हैं, सभी को आगे लाना चाहते हैं, सभी के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करना चाहते हैं। जिसमें आपको देखने के लिए मिला होगा, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो या अति पिछड़ा समाज का हो, सभी को हम लोग सम्मान देते हैं, सभी को हमने टिकट दिया। और टिकट इसी उद्देश्य से दिया कि हमको फायदा हो, हमारी सरकार बने। तो ये उद्देश्य तो सबसे पहले था। ये उद्देश्य था कि ये चुनाव इनको टिकट दे रहे, ये जीते, और जीत के लिए हमने टिकट दिया। हमें अगर पहले पता चल जाए 2 घंटा पहले कि ये चुनाव लड़ेंगे और ये हार जाएंगे, तो ऐसे उनको हम टिकट नहीं देंगे। तो हम जीत के लिए सारे काम किए हैं। अब जनता को निर्णय लेना है, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। अब मोदी जी भी अपनी बात को रख रहे हैं। अब जनता को देखना है, क्योंकि मोदी जी जितना हम लोग कलाकार नहीं हैं, जितना वो झूठ बोल सकते हैं उतना हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अभी ये जनता को डिसीजन लेना है कि भाई इस देश में हम तो चाहेंगे जैसे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, ऐसे चाइना में भी जाके बन जाए, हमारे देश का तरक्की होगा। वहाँ खत्म हो गए तो हमारे देश का तरक्की होगा। अच्छा, लास्ट 2 सवाल। योगी आदित्यनाथ कैंपेन करते हैं, वो कहते हैं अप्पू पप्पू टप्पू यहाँ जो है महागठबंधन का हिस्सा है, शायद अखिलेश, राहुल गांधी, इन तमाम लोगों को, तेजस्वी जी को वो जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि लालू चाचा अगर वापस से जो है उनका परिवार आ जाता है सत्ता में तो वो घुसपैठिया बोर्ड बनाएंगे, हम लोग मखाना बोर्ड बना रहे हैं, वो घुसपैठिया बोर्ड बनाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के योगी जी पूर्व मंत्री है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी भी कट्टा का बात करके गए। आप बताइए कि इतने बड़े पद पे बैठने के बाद भी
उनको ये भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इस तरीके से भाषण देने की आवश्यकता है। आज मोदी जी आए तो वो बताए कि इस देश में बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है, वो बताना चाहिए। योगी जी को प्रचार करने के लिए आए तो उनको ये बताना चाहिए कि पिछले 20 साल से नीतीश जी ने क्या किया, उसके बारे में उनको डिस्कशन करना चाहिए कि नब्बे जाके बिहार के लिए सरकार उनको बनाना है। या प्रधानमंत्री आए तो उनको राज्य के या गृह मंत्री है वो आके कह गए कि भाई बिहार में फैक्ट्री ही नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ ज़मीन ही नहीं है। हम मन से कह रहे हैं कि अमित शाह जी बताइए आपको कितना ज़मीन चाहिए, कितना आपके पास फैक्ट्री लगा सकते हैं, बताइए। आपके कितने मित्र हैं, अडानी अंबानी कौन लोग हैं, आप उनको हमसे मिलवाइए। और उनको ज़मीन की बात है तो ज़मीन हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास ज़मीन पर्याप्त है। ये फ्री में नहीं देंगे, जैसे नीतीश जी ने फ्री में दे दिया पिरपैती में एक रुपया में 1 एकड़, वो ऐसा ज़मीन तो नहीं मिलेगा। जो उसका मूल्य है, जो बाजार का रेट है, उस रेट में ले लीजिए या उस रेट के अनुकूल आप लीज पे ले लीजिए। आपको ज़मीन जितना चाहिए उतना हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। लेकिन वो बोल के जाते हैं कि भाई यहाँ फैक्ट्री लग ही नहीं सकता है। तो ये तो बिहार के युवा को सोचना है। अरे भाई कम से कम सपना तो देखो, तब ना सपना साकार करोगे। आप पहले ही दिन से आप कह रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता है, भाई कोशिश तो करो। कैसे नहीं हो सकता? जमीन नहीं है तो हम कृषि में कैसे आगे हैं? क्या हम आसमान में चावल दाल गेहूं उपजा रहे हैं? क्या जमीन पे ही उपजा रहे हैं ना। हमारा बिहार अगर देखिएगा टॉप 10 में कृषि में है। यूं ही नहीं है ना, हमारे पास लैंड है, बहुत ऐसी चीज हम कर सकते हैं बिहार में, सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को तो क्या है, गुजरात को डेवलप करना है, महाराष्ट्र को डेवलप करना है, दूसरे प्रदेश को डेवलप करना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये राज्य अगर डेवलप हो जाएगा, जो आज 12,000 रुपये में उनके फैक्ट्री में को काम कर रहा है, 36,000 में भी उनको नहीं मिलेगा वो लेबर। ठीक है, आखिरी सवाल, जिस दिन आपके नाम का ऐलान हुआ, इंडिया अलायंस एक साथ आया और उस दिन भी काफ़ी हमदर्दी जताई गई नीतीश कुमार की तरफ कि भाई नीतीश कुमार का स्टेटस क्या है, बीजेपी क्लियर नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने भी एक रेड माइक को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि उनको हाईजैक कर लिया गया है, चाचा जी को हाईजैक कर लिया गया है। तो एक तरफ तो इतनी हमदर्दी जताई जा रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, वो बिल्कुल फेलियर हैं। तो ये खेल क्या है? और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में कल को वापस से आना चाहें, क्या दरवाजे फिर खुल जाएंगे? नहीं, देखिए नीतीश जी हमारे अभिभावक है, हम उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करते। जो तबीयत जो अस्वस्थ है ये सही है, और इस उम्र में कल हम भी पहुंचेंगे तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन 13 करोड़ जनता का भविष्य तो नहीं दिया जा सकता है ना। हमारे अभिभावक हैं, हम वो जहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए वहाँ हम खड़ा रहना चाहते हैं। तो फिर आप लोग की हमदर्दी क्यों? तो फिर आप लोग की हमदर्दी क्यों कि उनको एनडीए सीएम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा है? अरे भाई उनके साथ गेम हो रहा है ना। जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ गेम हुआ कि चुनाव उनके चेहरे पे बोला लड़ेंगे, अब बहुमत आने के बाद उनको हटा दिया गया। पर वो अगर फेलियर है, उनके साथ गेम हो रहा है, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? तकलीफ क्यों नहीं? आखिर गुमराह तो मेरे ही लोग हो रहे हैं ना, क्योंकि नीतीश जी भी हमारे हैं, उनके पास अगर कुछ वोट अगर है तो वो वोटर भी हमारे हैं। अब वो वोटर लेकर अगर आपके पास आना चाहें तो वापस से आपके हो जाएंगे। हमको आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए, क्योंकि उनका विरासत तो हम ही लेके चलेंगे। उनका विरासत क्या है? सभी जाति सभी धर्म के साथ न्याय होना चाहिए। मतलब अगर आए तो मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनकर आए, हाँ? सीएम फेस बनकर ना आए महागठबंधन। अब उनको सीएम ही क्यों बनना है? उससे बड़ा पद हम देने के लिए तैयार है। हम अपना अभिभावक मान के, घर के गार्जियन मान के उनको अपना बैठाना चाहते हैं। वो जो हमको बताएंगे उस रास्ते पे चलेंगे। हाँ, अगर वो सही मूड पे रहेंगे तो उस रास्ते पे चलेंगे। अगर वो गजनी में मूवी देखा होगा, भूल गए, तो ऐसा अगर भूल के अगर कुछ बताएंगे तो उस रास्ते पे तो चलेंगे नहीं। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे तो वो जो बताएंगे उस रास्ते पे चलेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, उस काम को हम लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, ये बात अलग है कि 2013 से मोदी जी से लड़ने के चक्कर में वो बिहार को छोड़ दिए, भूल गए। नहीं तो 2010 में नीतीश कुमार जी का लोहा पूरा भारत ले रहा था कि नीतीश जी ने कुछ करके दिखाए। लेकिन 2013 में जब डिनर कैंसिल किया मोदी जी के, 2013 से लेकर आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे गर्व होता है कि ये उम्र में भी अभी तक नीतीश कुमार जी मोदी जी के सामने घुटने नहीं टेके। नीतीश जी के सामने मोदी जी घुटना टेके हैं ये आज तक। इस चुनाव के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। इस चुनाव के बाद तो हमको लगता है कि नीतीश जी को पलट देंगे। बट हमारा शुभकामना है कि नीतीश जी हमारे अभिभावक है। इस बार तो सरकार हम ही बना रहे हैं। पक्का पक्का
तेजस्वी तेज प्रताप यादव के बीच में लड़ाई चल रही है, राघोपुर महुआ में दीवार फिल्म की शूटिंग हो रही है, उन सब का कोई असर नहीं होगा? घर परिवार में ये सब चीज़ तो होते रहता है, ये हिंदुस्तान का पहला परिवार नहीं है, और सब चीज़ सोच समझ के हो रहा है। अगर लालू जी ने कुछ निर्णय लिया घर से बाहर निकालने का तो सोच के लिए है। अब लालू जी के सोच पर अभी आपको हमको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लालू जी ने अगर कुछ भी किए हैं तो सोच समझ के किए हैं। चलिए ठीक है, नतीजे जो हैं जब आएंगे तो तब पता चलेगा कि आपके दावों में कितना दम है, लेकिन बात आपने खुलकर रखी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखते हैं वो भावी मुख्यमंत्री से मौजूदा जो है उप मुख्यमंत्री बनने का सफर पूरा होता है या नहीं। आप लोग का शुभकामना रहेगा तो जरूर हम लोग बनेंगे, जनता का तो है ही। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो मुकेश सहनी जी के साथ ये खास बातचीत आपने देखी, जुड़ी रही है हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।